जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की रिवीजन क्लास 72nd बीपीएससी के लिए। चहल एकेडमी के द्वारा मेरे संग पहल शुरू की गई है जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो करंट अफेयर में अभी तक दोस्तों हम लोग 2025 से शुरू कर चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये आज आपका अप्रैल का आखिरी क्लास है। इसके बाद हम मई की क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चे, धीरे धीरे करके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और तब तक चलाएंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक फास्ट ट्रैक मोड पर शानदार रिवीजन। आप लोग बच्चे छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए बच्चे देखिए, ये मीटिंग, ठीक है, ये मीटिंग हर साल होती है इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिखाई देगी। सीसीपीए की मीटिंग, सीसीपीए। तो सीसीपीए में पी का क्या अर्थ है? ठीक है बच्चे, आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है बट आंसर में मैंने पूरा फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चे, क्या है ये सीसीपीए में पी का क्या अर्थ है? तो देखिए बच्चे, पॉलिटिकल, पी का अर्थ है पॉलिटिकल, क्योंकि फुल फॉर्म क्या होता है? सी से कैबिनेट, सी से कैबिनेट, सी से कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी कि एक ऐसी कैबिनेट कमेटी जो कि राजनीतिक मुद्दों पर बात करती है। ठीक है बच्चे, राजनीतिक मुद्दों पर बात करती है। अब देखिए बच्चों, राजनीतिक मुद्दों की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे आज की डेट में हो जाते हैं। जिस तरीके से पॉलिटिक्स अलग अलग तरीके से चल रही है हमारे देश में, जिस तरीके से पॉलिटिक्स का आप लोग रोल देख रहे हो, तो एक डिबेट डिस्कशन के लिए कोई मंच होना चाहिए था ना, जिसमें पॉलिटिकल बातों को हम लोग डिस्कस कर सकें। तो आप देखोगे ये राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रख लीजिएगा। अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है बिजनेस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, 1961 में आया था। ठीक है बच्चे, 1961 में। तो उसमें क्या बताया गया था कि किसी भी मुद्दों को, ठीक है, क्या है ये, सिंपल में आप लोग लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, इंडिया एक्ट 1961, ठीक है, याद रखें। इसमें क्या बोला गया था कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने के लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लिया जाएगा तो किसी ना किसी कमिटी के द्वारा ही लिया जाएगा। तो इसी के जरिए 2019 में इस कमिटी की गठन किया गया। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक समिति है। मुख्य उद्देश्य राजनीतिक मामलों पर निर्णय लेना है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल अफेयर्स पर। और इसका जो चेयरमैन होता है, इसका जब चेयरमैन होता है बच्चों, तो आप देखोगे प्रधानमंत्री यानी कि पीएम होते हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय इस मीटिंग में आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन अंडर 15 एंड अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 25 हेल्ड, यानी कि पहला एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर किया गया था आयोजित? तो अम्मान में किया गया था, अम्मान में किया गया था, जॉर्डन में किया गया था बच्चों, और तारीख थी 21 अप्रैल से 1 मई की। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये बॉक्सिंग है, और बॉक्सिंग का अंडर 15 का जो मैच था वो कंडक्ट किया गया था जॉर्डन में। तो ये पूछा जा सकता है कि किस देश में और किस शहर में, तो अम्मान लिखोगे आप लोग। ठीक है बच्चे, चलिए इससे जुड़े और भी प्रश्न हैं, और भी सवाल है, और भी उत्तर हैं, आप लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए। और भारत में आप लोग देखोगे कि भारत ने यहाँ पर टोटल 43 मेडल्स जीते थे। ठीक है बच्चे, चलिए। तो पहले एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय बॉक्सिंग टीम ने कितने मेडल जीते थे? तो आप देखोगे बच्चे 43 मेडल जीते थे, यानी कि 43 मेडल जीते थे, 43 मेडल, जिसमें आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 15 आपको मिलेगा गोल्ड, 6 मिलेगा आपको सिल्वर, 22 मिलेगा आपको ब्रॉन्ज। ठीक है बच्चे, यानी कि स्वर्ण पदक मिलेंगे 15, और रजत पदक मिलेंगे आपको 6, और ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक मिलेंगे आपको 22। ठीक है बच्चे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। और रैंक कौन सी रही थी हमारी? तो थर्ड रैंक रही थी ओवरऑल, यानी कि हम लोग तीसरे स्थान पर आए थे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। किसके किसके बाद तीसरे स्थान पर आए थे, ये अगला सवाल है। यानी कि पहले एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की पदक तालिका में स्थिति क्या थी? तो तीसरा था रैंक, आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। थर्ड रैंक आप लोग देखोगे भारत का, लेकिन ये थर्ड रैंक के बाद
किस किस के बाद आई, तो एक देखोगे आप लोग कजाकिस्तान, ठीक है बच्चे, और उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बाद यहाँ पे आप देखोगे भारत तीसरे स्थान पर आया है। सबसे ऊपर आप लोग देखोगे नंबर 1 पर कजाकिस्तान, उसके बाद नंबर 2 पर उज्बेकिस्तान और थर्ड नंबर पर हमारा प्यारा भारत। ठीक है बच्चे, जूनियर बॉक्सिंग टीम की एक शानदार यहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं भाई साहब, ठीक है, एशियाई बॉक्सिंग का मुख्यालय कहां पे है, ठीक, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है, तो बैंकॉक में है, बैंकॉक थाईलैंड में आप लोग देखोगे। ठीक है, तो एशियन एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन, एशियन एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का आपको मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा बैंकॉक में, थाईलैंड। ठीक है बच्चे, चलिए, महासंघ विभिन्न टूर्नामेंट और नियमों का समन्वय करता है, यानी कि बहुत सारे टूर्नामेंट अरेंज करवाता है। ये आप लोग चीजें देखोगे यहाँ पे। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट कूपियर, एक प्रोजेक्ट कूपियर है, तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है आपको ये बताना है। ठीक है बच्चे, प्रोजेक्ट कूपियर, प्रोजेक्ट कूपियर किस कंपनी ने लॉन्च किया है बच्चे, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चे, चलिए, अब कूपियर टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट ग्लोबली। देखिए बच्चे, कौन सी कंपनी ने प्रोजेक्ट कूपियर लॉन्च किया है ताकि सैटेलाइट आधारित हाई स्पीड इंटरनेट वैश्विक स्तर पर उपलब्ध हो सके। देखिए, इंटरनेट कैसे आता है हमारे यहाँ पे, इंटरनेट आता है तारों के जरिए, है ना, लेकिन यहाँ पे स्पेस इंटरनेट की बात कर लेते हैं ना, तो डायरेक्ट स्पेस से हमें इंटरनेट के कनेक्शन आएंगे। ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है बच्चे, तो आप क्या देखोगे, अमेजन, ठीक है, अमेजन ने ये शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट कूपियर शुरू किया गया है अमेजन के द्वारा, जो कि दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने का एक, फास्ट इंटरनेट पहुंचाने का एक पूरा एक मुहिम लेकर के चल रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अमेजन ने क्या शुरू किया है, प्रोजेक्ट कूपियर, किससे जुड़ा है, तो दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने का, दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने का, यानी कि फास्ट इंटरनेट पहुंचाने का। तो क्या फास्ट इंटरनेट आज नहीं है सर, है ना, बिल्कुल है, लेकिन ये कौन सा इंटरनेट पहुंचाएंगे, ये सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाएंगे। ठीक है बच्चे, ये सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाएंगे, सैटेलाइट इंटरनेट। अब सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है, जिसमें तारों की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सैटेलाइट से कनेक्शन आएगा, आपके जो जो रेज आएंगी, तरंगे आएंगी, और उसके जरिए हमारा सैटेलाइट, उसके जरिए हमारा इंटरनेट चलेगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो अमेजन जो है ये इसका मेन संचालन करेगा। ठीक है बच्चे, चलिए, कौन सी कंपनी, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंपनी स्टारलिंक ब्रांड के तहत, स्टारलिंक ब्रांड के तहत सैटेलाइट द्वारा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, स्टारलिंक, स्टारलिंक एक इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला एक ब्रांड आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो किसके अंडर ये आता है, तो स्पेसएक्स, स्पेसएक्स किसकी है भाई साहब, तो स्पेसएक्स आप लोग देखोगे एलन मस्क की। ठीक है, एलन मस्क की, ये बहुत ज्यादा चर्चे में रहती है हमेशा। तो स्पेसएक्स आप लोग देखोगे, स्पेसएक्स, ठीक है बच्चे, स्पेसएक्स जो देखोगे एलन मस्क की। ठीक है बच्चों, एलन मस्क की कंपनी है, और इसी ने एक ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने के लिए, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक और बेस कंपनी शुरू की, और इसका नाम है स्टारलिंक ब्रांड। ठीक है बच्चे, स्टारलिंक ब्रांड के जरिए। तो स्पेसएक्स कंपनी अमेरिका की कंपनी है और स्टारलिंक ब्रांड के तहत सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करती है। इसका उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा को उपलब्ध कराना। अब देखो बच्चे, पता है क्या है, मेन बात यहाँ पे क्या आती है, एक और चीज आप लोग देखोगे कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है, ये क्यों हम लोग बना रहे हैं, तारों के जरिए चीजें सही तो चल रही हैं, तो यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट का इकलौता एक ही पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे उबड़ खाबड़ वाले इलाके हैं, पानी के टापू वगैरह हैं, तो वहां पे इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं पहुंचाई जा सकती, भाई टावर नहीं रहेंगे और कैसे कनेक्शन पहुंचेगा, तो उन सारे एरियाज में सैटेलाइट इंटरनेट काम आते हैं। इस वजह से भारत सरकार भी बहुत ज्यादा सैटेलाइट इंटरनेट को प्राथमिकता दे रही है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। In which country the Cape Canaveral Space Force Station from where rockets are launched into the space? किस देश में केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन है, यानी कि एक स्पेस फोर्स स्टेशन है, केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन है, जहां से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे है ना श्रीहरिकोटा, है ना, वैसे ही ये किस देश में है, श्रीहरिकोटा हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ देखना केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन, तो बच्चों यूएसए में है। ठीक है बच्चे, याद रखना कहाँ पे है, तो यूएसए में दिखाई देगा। क्लियर है बच्चे, याद रखिए। और मजे की बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक कंपनी के बारे में देखा, तो स्पेसएक्स। ठीक है, तो स्पेसएक्स, नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां यहाँ पर अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करती हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना, क्योंकि खुद का एक स्पेस स्टेशन
नहीं हो सकता, खुद का एक लॉन्च स्टेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा रिस्क लगेगा। तो ये एक ऐसा स्पेस स्टेशन है, एक लॉन्च स्टेशन है जहां से अलग अलग कंपनी अपना सैटेलाइट को लॉन्च करती है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। नाउ, पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरनेट, पहला पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और इंटरनेट समिट, यानी कि वेव जिसको हम लोग कहते हैं, वेव। ठीक है बच्चे, वेव 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 कहते हैं, वेव मीटिंग पहली। डब्ल्यू से वर्ल्ड यानी कि विश्व का, ठीक, ए से ऑडियो विजुअल, ठीक है, ए से ऑडियो, वी से विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, यानी कि जो हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेट पे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसमें ऑडियो भी है, सुनना भी आता है, विजुअल भी है, देख भी रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो इस क्षेत्र को हम लोग और ज्यादा, इस एंटरटेनमेंट के क्षेत्र को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके बारे में एक समिट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव समिट के नाम से जानते हैं, वेव समिट। तो बच्चों ये मुंबई में किया गया था, ठीक है, पहला था मुंबई में किया गया था, भारत में किया गया था, और 1 से 4 मई को किया गया था, 1 से 4 मई को आप लोग इसको देखोगे। ठीक है बच्चे, भारत का मुंबई शहर इसका मेजबान शहर रहा है। आपको ये पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है इसका मेन मकसद क्या है। तो इसका मेन मकसद है एंटरटेनमेंट सेक्टर को डेवलप करना। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, यानी कि किसने इनॉग्रेट किया, किसने उद्घाटन किया। तो ऑफ कोर्स कोई भी इंपॉर्टेंट चीज पहली बार होती है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो ये इनॉग्रेट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप देखोगे वेव यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 इनॉग्रेट किया 1 मई 2025 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं। हु ऑर्गेनाइज द ग्लोबल मीडिया डायलॉग, ग्लोबल मीडिया डायलॉग, ठीक है बच्चे याद रखना, who organized the global media dialogue as part of first world audio visual and entertainment summit, यानी कि किसने ऑर्गेनाइज किया ग्लोबल मीडिया डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या होता है, वार्ता, वार्ता। और ग्लोबल मीडिया आपको पता ही है, ठीक है, वैश्विक मीडिया आप लोग देखोगे, ठीक है, वैश्विक मीडिया आप लोग देखोगे, है ना बच्चे, मीडिया। तो ये एक वार्ता, बहुत सारी मीडिया आकर के आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अलग अलग देशों की मीडिया आकर के आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और कहाँ पे होगा ये, तो वेव समिट में ही होगा, होगा नहीं, हुआ 2025 में हो चुका है। तो किसके अंडर में आता है ये, तो यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, बीआईबी बोलते हैं ना, हम इसको एमआईबी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, याद रखना। और एसोसिएशन विद, किसके साथ एसोसिएट करके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है बच्चे, क्योंकि विश्व भर के देश आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है विदेश मंत्रालय रहेगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है विदेश मंत्रालय आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, और चूंकि ये एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से हो रहा है और ये ऑडियो विजुअल से क्षेत्र से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है भैया आपके पास एमआईबी रहेगा ही रहेगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन है विदेश मंत्रालय, तो हमारे शंकर जी हैं। ठीक है ना, याद रखना, क्या नाम है इनका यार, माइंड में ही यार जुबान से निकल नहीं रहा है। ठीक है, जो जो भी हो, ठीक है, शंकर जी, आप, मैं शंकर लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। जुबान कई बार ऐसा होता है बच्चों कि एस जयशंकर की जुबान में कई बार चीजें होती हैं और एकदम से निकल नहीं रही हैं। ठीक है, तो एस जयशंकर को आप लोग देखोगे, यहाँ पे एस जयशंकर को आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चे, एस जयशंकर। और दूसरा देखोगे अश्विनी वैष्णव को। ठीक है बच्चे, एमआईबी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अश्विनी वैष्णव। ठीक है बच्चे, अश्विनी वैष्णव को आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है बच्चे, याद रखना, अश्विनी वैष्णव। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। अब इसमें, इस मीटिंग में होना क्या था, जितने भी दुनिया भर के एक्सपर्ट होंगे, मीडिया से रिलेटेड एक्सपर्ट, ऑडियो विजुअल से रिलेटेड एक्सपर्ट होंगे, वो सभी इस डायलॉग में बातचीत करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का कोई बातचीत मुझे अच्छी लग रही है, उनके मीडिया में कोई बातचीत अच्छी लग रही है, कोई टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है तो मैं अपना लूंगा, हमारी भारत की अच्छी लग रही है तो यूके अपना लेगा, यूके की अच्छी लग रही है तो कोई ना कोई अपना ही लेगा भाई। इस तरीके की चीजें यहाँ पे चलती हुई नजर आती हैं। ठीक है, आगे, भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चे, भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड, ठीक है, याद रखना, नॉर्दर्न कमांड। ठीक है, नॉर्दर्न कमांड। तो भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड, 4 कमांड होती है भारतीय सेना के बच्चे। ठीक है, 4 कमांड होती है।
तो आप देखोगे ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड और अंडमान निकोबार की कमांड, यानी 4 कमांड होती है। और इन चारों कमांडों में देखोगे नॉर्दर्न कमांड की बात हो रही है। नॉर्दर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड में एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया और क्या है, कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। और क्या है, जनरल ऑफिसर यानी कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ, नाम याद रखना लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को यहाँ पर किया गया है। नॉर्दर्न कमांड की बात कर लेते हैं तो हेडक्वार्टर आप लोगों को दिखाई देगा उदयपुर। यही वजह है कि कोई भी चीज ऐसी चीजें घटनाएं होती हैं तो यहाँ पे उदयपुर में आप लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप लोग जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखना जम्मू कश्मीर, 2 जगह आप लोग देखोगे। एक तो उस तरफ आ गया, ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाओ, है ना, ऊपर नॉर्थ की तरफ चले जाओ, और एक उदयपुर में थोड़ा सेंट्रल वाले एरिया में आ जाओ। कहीं पर भी जो भी मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, जो कुछ भी करते हैं तो ये हमारे मुख्यालय आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। where are the headquarters of the Indian Army's Northern Command? ठीक है, चलो भैया मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, ठीक है, याद रखना। तो अच्छा उदयपुर, उधमपुर, ठीक है बच्चे, चलिए उधमपुर, ठीक है, सेम एरिया है, आपको दिखाई देगा, ठीक है, उधमपुर। ओके, नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय उदयपुर में स्थित, उदयपुर, यहाँ उधमपुर लिखा है, ठीक है। दिस इज द बेसिक मिस्टेक जो कि लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना, तो इसको आप काट देना, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, उधमपुर, ठीक है बच्चे, उधम पूर देखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखेंगे कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा आपको हमारे सीमाओं को सुरक्षित रखता है। हाउ मेनी कमांड्स डज द इंडियन इंडियन आर्मी हैव, ठीक है, याद रखेंगे। तो आप देखोगे इंडियन आर्मी की बात हो रही है, ठीक है, इंडियन आर्मी की बात हो रही है, ठीक है, याद रखेंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एयरफोर्स की बात, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इंडियन आर्मी की तो याद रखना यहाँ पे 6, ठीक है, 7 है लेकिन 6 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। एंड 1 ट्रेनिंग कमांड देखोगे, ठीक है, 7 कमांड है यानी कि 6 ऑपरेशनल कमांड है और 1 ट्रेनिंग कमांड, टोटल मिलाकर के आपके पास 7 कमांड दिखाई देती है, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या क्या है। Now, which sports are included in the central government's target Olympic podium scheme? टॉप्स, टॉप्स के फुल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, टॉप्स का फुल फॉर्म देखेंगे, क्या है टॉप्स का फुल फॉर्म, टारगेट, यानी कि हमको टारगेट करना है, क्या टारगेट करना है, ओलंपिक पोडियम, पोडियम क्या होता है, जिसपे फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक आने के बाद जो एक सीढ़ी से पे नहीं खड़े रहते उसको हम पोडियम बोल देते हैं, ठीक है बच्चे, वो हमारा पोडियम होता है। तो भैया अपने खिलाड़ी को उस पोडियम तक पहुंचाना है, उस पोडियम तक पहुंचाना है, इस यानी कि यहाँ पे मोटे तौर पे कहा जाए तो ओलंपिक के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करना है, ठीक है। ऐसी एक स्कीम चलाई गई जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप्स। टॉप्स का मतलब क्या होता है बच्चों, टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम, क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो इसमें कितने खेलों को देखोगे, कौन कौन से खेल की बात करें तो याद रखना 6, कौन कौन से, बॉक्सिंग, आर्चरी यानी कि तीर जो कमान चलाते हैं, बैडमिंटन सभी को पता, शूटिंग, हॉकी एंड रेसलिंग यानी कि कुश्ती, ये 6 खेल आप लोग देखोगे, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। टॉप योजना का उद्देश्य ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर करना है और 6 खेलों को काफी ज्यादा बेहतर करना है, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। ओके, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है बच्चे, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ विच स्पोर्टिंग इवेंट हैज बीन इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप्स ओलंपिक्स पोडियम स्कीम, यानी केंद्रीय सरकार की टॉप्स योजना, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है। टॉप्स योजना में किस खेल के खिलाड़ी को पहली बार शामिल किया गया है, तो कंपाउंड आर्चरी, ठीक है बच्चे, कंपाउंड आर्चरी को। और कहाँ पे होगा ये इवेंट, तो 2028 में लॉस एंजलिस में ये इवेंट कंडक्ट किया जाएगा। तो कंपाउंड तीरंदाजी को पहली बार शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य ओलंपिक 2028 के लिए भारत को तैयार करना है, ठीक है बच्चे, याद रखना। टॉप्स की बात बता रहा हूं मैं, टॉप्स ऐसा उद्देश्य लेकर के चल रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए यहाँ पे खिलाड़ियों को बेहतर डाइट, बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर कोच, सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। अदिति, अब देखो, विच स्पोर्ट डू अदिति स्वामी एंड ओजस द्योताले बिलोंग्स टू, किस खेल से दोनों दिखाई देते हैं, तो अदिति स्वामी, अदिति स्वामी, अदिति स्वामी और ओजस देवोतेल किससे, तो तीरंदाजी यानी कि आप देखोगे आर्चरी, ठीक है बच्चे, तीरंदाजी यानी कि आर्चरी। तो दोनों खिलाड़ी आप लोग देखो, तीरंदाजी यानी कि जो आर्चरी है, तीर धनुष चलाते हैं, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, याद रखें। और ये भारत के बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी हैं
और आने वाले समय में देखना सीनियर टीम में, अभी तो ये जूनियर है, सीनियर टीम में बहुत जल्दी ये लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं भारत के गेम्स को, भारत के स्पोर्ट्स को। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। When was the target Olympic podium scheme यानी कि टॉप्स launched by the central government? तो 2014 के सितंबर में लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चे, याद रखना 2014 के सितंबर में लॉन्च किया गया था। बाकी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमारे खिलाड़ियों को ओलंपिक्स के लिए तैयार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजिज्म विजिज्म इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पस सी पोर्ट, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्घाटित किया है। ठीक है बच्चे, याद रखना, आपको बताना है। ठीक है बच्चे, एक एक चीज। तो फिर से एक बार सुने। विजिज्म नाम क्या है? विजिज्म। ठीक है, एक पोर्ट का नाम है विजिज्म। और कौन सा पोर्ट है? तो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। डीप वाटर मतलब बहुत गहराई के समुद्र के पानी में भी ये कार्य करता है वहां। और बहुउद्देश्य मतलब मल्टीपर्पस बंदरगाह यानी कि पोर्ट है, जिसे हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो कहां पे भाई साहब? तिरुवनंतपुरम। ठीक है बच्चे, तिरुवनंतपुरम केरला में आप लोग देखोगे। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में आप लोग देखोगे। यह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और अर्ध स्वचालित पोर्ट है। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है बच्चे, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है बच्चे, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है बच्चे, पोर्ट आप लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप देखोगे, ये स्टेट की बात करें, अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ना अभी रिसेंटली जो बन रहा है, तो उस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में ये शब्द बहुत ज्यादा आया था कि क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में एक ट्रांसशिपमेंट भी बनाया जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? देखिए, भारत के पास ट्रांसशिपमेंट नहीं है। ठीक है, भारत के पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ही नहीं। ठीक है, अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन के तैयार होगा तब देखा जाएगा, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। ठीक है बच्चे, देखिए क्या होता है, जैसे समुद्र तट है ना, समुद्र तट है भारत का, तो यहाँ पे बड़ी शिपें नहीं आ सकती। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो पोर्ट होता है, वो बंदरगाह जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शिप, ऐसी शिप जिसमें 100 या 50 70 ट्रकों के सामान लद जाए। ठीक है, वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहलाते हैं। तो ये नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारा थाईलैंड है, थाईलैंड के और इंडोनेशिया के पोर्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो बड़ी जहाजें आती हैं एक दूसरे देश से, तो थाईलैंड रुकती हैं या फिर इंडोनेशिया रुकती हैं। हमारी छोटी छोटी जहाजें जाती हैं और यहाँ से क्या लेकर आती हैं? सामान लेकर के आती हैं। तो यहाँ पे उनका हम लोग स्टैंड, जो शिप स्टैंड है वो यूज करते हैं, उनका बंदरगाह यूज करते हैं, तो हमको उनको किराया भी देना पड़ता है। तो अभी भारत सरकार काफी ज्यादा कोशिश कर रही है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है काफी ज्यादा बनाया जाए। ठीक है, तो ये भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यानी कि ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा ट्रांसशिपमेंट के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। विच इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो क्या है? विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट केरला। ठीक है बच्चे, याद रखना, इसका निर्माण अडानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। ठीक है, अडानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है बच्चे, चलिए बाकी सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखते हैं, विच कंपनी हैज डेवलप्ड द विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि जो मैंने अभी आपको पोर्ट बनाया है, बताया है, जो बंदरगाह बना बताया है, जिसका नाम क्या है? विजिंजम इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर पोर्ट, किस कंपनी ने विकसित किया है? ठीक है बच्चे, तो याद रखना, अडानी ने। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अडानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अडानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद केरला गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में, केरला गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में। ठीक है बच्चे, याद रखना, अडानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने केरल सरकार के साथ मिलकर इसे बनाया है। यह भारत के सबसे आधुनिक पोर्ट में से एक है। पोर्ट वैश्विक माल और कंटेनर परिवहन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है बच्चे, चल आगे बढ़ते हैं। विच पोर्ट इन इंडिया हैज द डीपेस्ट ब्रेकडाउन, किस पोर्ट में, इंडिया के किस पोर्ट में डीपेस्ट ब्रेकडाउन आपको दिखाई देगा? तो विजिंजम। ठीक है बच्चे, विजिंजम विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो है, यहाँ पे सबसे गहरा ब्रेक वाटर दिखाई देगा आपको, ब्रेक वाटर। विजिंजम पोर्ट में सबसे गहरा ब्रेक वाटर है। यह बड़े अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करता है। पोर्ट के संचालन और सुरक्षा के लिए यह तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण होगा। चलिए बच्चे, ठीक है,
नाउ एट विच प्लेस, किस प्लेस पर, एट विच प्लेस इन इंडिया, एट विच प्लेस इन इंडिया इज द कंट्रीज थर्ड मिसाइल टेस्टिंग रेंज, कंट्रीज थर्ड मिसाइल टेस्टिंग रेंज बिंग सेटअप। भारत के, भारत में देश का तीसरा मिसाइल परीक्षण रेंज कहां बनाया जा रहा है? तो बच्चों नाग्यालंका, ठीक है बच्चे, क्या है? नाग्यालंका, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में टेस्टिंग रेंज है बच्चों, यानी कि यहाँ पे मिसाइलों को टेस्ट किया जाएगा, मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा। तो तीसरा आप लोग देखोगे कहाँ पे? नाग्यालंका, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में, ठीक है बच्चे, नाग्यालंका, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है बच्चे। इससे पहले के जो रेंज हैं वो देखोगे आप, चांदीपुर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत ज्यादा चांदीपुर सुना होगा, मैंने न जाने कितने सेशन में बोला होगा। चांदीपुर और व्हीलर द्वीप जो है ये टेस्टिंग रेंज है, यहाँ पे हम लोग तमाम तरीके की मिसाइल वगैरह को चेक करते हैं। जैसे कि देखो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, रक्षा मिसाइल्स हो गई, ये वेपन सिस्टम हो गए, हम यहाँ पर बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, विच मिसाइल टेस्टिंग, कौन सी मिसाइल टेस्टिंग रेंज इज बीइंग डेवलप्ड इन द कंट्री टू टेस्ट द मिसाइल बीइंग डेवलप्ड फॉर फेज 2 ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती है? देखो, बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से जाकर दूर तक वार करती है, और क्रूज मिसाइल ऐसे जाएगी और ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे हो जाएगी, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो क्या कह रहा है, भारत में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के चरण 2 के लिए कौन सा मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित किया जा रहा है? तो नांगलंगिया, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, ठीक है बच्चे। देखिए, आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में मैं सारा कुछ क्लियर करा दूंगा, क्योंकि एमसीक्यूज के फॉर्म में सारी चीजें आपको इजीली क्लियर होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वेपन के चरण 2 में कितनी रेंज की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है? तो मिसाइल हैविंग, वो मिसाइलें जिनके पास रेंज है कितना? मोर देन 5000 किलोमीटर, यानी कि 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा जो मिसाइलें हैं उनको यहाँ पर उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। तो ये चरण 2 सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइलों को रोक सकती है, ठीक है बच्चे, याद रखना। किसने डेवलप किया है? तो DRDO ने इसको डेवलप किया है, ठीक है बच्चे। चलिए, नाउ who has been appointed as the vice chief of the air staff of the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल याद रखना, एयर मार्शल नार्मेदश्वर, ठीक है बच्चे, नार्मेदश्वर तिवारी, एयर मार्शल नार्मेदश्वर तिवारी नाम याद रखोगे। एयर मार्शल नार्मेदश्वर तिवारी को नियुक्त किया गया था वाइस चीफ एयर स्टाफ, मुख्य रूप से वायुसेना संचालन और प्रशासन में सहायक होते हैं, ठीक है बच्चे। यह पद वायुसेना के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा है। नाउ वायुसेना के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो याद रखना एयर मार्शल सर थॉमस वॉलकर एमरिस्ट, ठीक है, थॉमस वॉलकर एमरिस्ट वे भारतीय वायुसेना का पहले चीफ आपको दिखाई देंगे, आज नहीं, पहले की बात कर रहा हूं। उनकी नियुक्ति स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर में ही हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान और 28वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? ठीक है बच्चों, तो अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, ठीक है बच्चे, क्या नाम है इनका? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह कौन है वर्तमान और 28वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है बच्चे। चलिए, हाउ मच मॉनिटरी फाइन हैज बीन imposed by RBI on the Axis Bank in May 2025 for violating its regulatory guidelines, यानी कि मई 2025 में आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? तो आप देखोगे बच्चे, 29.60 लाख का जुर्माना लगाया है। तो ये जो आरबीआई से रिलेटेड जितने भी न्यूज हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और किस पे उसने पेनाल्टी लगा, किस पे उसने पेनाल्टी नहीं लगाया, ये दिखाता है कि आरबीआई अपने काम को लेकर के कितना ज्यादा दुरुस्त है, कितना ज्यादा एक्टिव है, ठीक है बच्चे। रेगुलेशन का काम है तो रेगुलेट करेगा भाई, सीधी सी बात है। तो आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर नियामक उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है, ठीक है बच्चे। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। How much monetary fine has been imposed by RBI on the Bank of Maharashtra in मई 2025 for violating its regulatory guidelines? आरबीआई ने मई 2025 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कितनी राशि का जुर्माना लगाया है?
तो 31.8 लाख। ठीक है बच्चे, याद रखना ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, वो मैं एक्सिस बैंक की बात कर रहा था। बाकी सेम चीजें हैं और इसमें यही चीज है। ठीक है, हाउ मच मॉनेटरी फाइन हैज बीन इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी लगाया गया है। तो 61.40 लाख करोड़, कितना, 61.40 लाख करोड़। ठीक है बच्चे, ये सारे पेनल्टीज हैं, फाइन्स हैं, जो आपको डायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे ही लिखते चलना है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं अब आईसीआईसीआई बैंक पर कितना फाइन लगाया गया है। तो 97.80 लाख का फाइन लगाया गया है। ठीक है, और सबने एक ही काम किया है। ठीक है, दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया कि आरबीआई ने बोला ये करो और उन लोगों ने करना शुरू कर दिया कुछ और, दिशा निर्देशों का उल्लंघन। अब देखते हैं मई 2025 में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने के लिए कितनी राशि लगाई फाइन के तौर पे। तो 31.80 लाख करोड़ लगाई। ठीक है बच्चे, याद कर लेना। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो वेयर वॉज द एनुअल अवार्ड सेरेमनी ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है बच्चे, तो 2024-25 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का वार्षिक पुरस्कार समारोह यानी कि एनुअल प्राइज जो दिया जाएगा वो कहां पर किया गया। ठीक है बच्चे, आयोजित किया गया तो भुवनेश्वर, आप लोग देखोगे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर सभी जानते हैं बड़ा ही फेमस शहर है, और उड़ीसा। ठीक है बच्चे, भुवनेश्वर और उड़ीसा। ठीक है बच्चे, उड़ीसा याद रखेंगे। तो 2 मई 2025 को आयोजित किया गया। तो AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का वार्षिक समारोह भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इसमें खिलाड़ियों, कोचों और क्लबों को सम्मानित किया गया, तभी तो ये अवार्ड है। ठीक है बच्चे, तभी तो ये अवार्ड सेरेमनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who won the All India Football Federation AIFF Men's Player of the Year Award 2024-25? तो बच्चों सुभाशीष बोस, क्या नाम है, सुभाशीष बोस। तो मोहन बगन सुपर जायंट टीम के, ये फुटबॉल क्लब है बच्चे कलकत्ता की, याद रखना कलकत्ता की एक फुटबॉल क्लब है कलकत्ता। आपको पता है ना बच्चे, ठीक है, कि जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं वो क्लब वाइज होते हैं, क्लब वाइज, यानी कि एक ही देश के 4 क्लब हो सकते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें, क्लब वाइज किए जाते हैं। तो क्लब का नाम क्या है, मोहन बगन सुपर जायंट, और याद रखेंगे आप लोग कहाँ का है ये, तो कलकत्ता का है। तो सुभाशीष बोस मोहन बगन सुपर जायंट के कप्तान हैं। उन्होंने 24-25 सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पुरस्कार उनके कौशल और योगदान को मान्यता देता है कि हाँ भैया बहुत उत्कृष्ट इन्होंने खिलाड़ी हैं और खेला है। 2024-25 सत्र के लिए AIFF महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता, महिला खिलाड़ी। तो ईस्ट बंगाल क्लब, ईस्ट बंगाल क्लब से आप लोग देखोगे सौम्या, सौम्या गुगुलोथ, सौम्या गुगुलोथ। ठीक है बच्चे, सौम्या, सौम्या गुगुलोथ, गुगुलोथ आप लोग देखोगे, सौम्या गुगुलोथ। ठीक है बच्चे, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की आप देखोगे इनको मेंबर। ठीक है, तो उन्होंने महिला फुटबॉल में बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए हु वॉन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बेस्ट मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर। ठीक है बच्चे, याद रखना इस कैटेगरी में यानी कि गोलकीपर ऑफ द ईयर, गोलकीपर की कैटेगरी में किसे अवार्ड दिया गया है, तो विशाल कैथ, विशाल कैथ। तो मोहन बगन सुपर जायंट, ये मोहन बगन सुपर जायंट से ही खेलते हैं और इन्हें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखना, यानी कि गोलकीपर गोल बचाए हैं, टीम जिताए हैं, सारी चीजें। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है बच्चे, तो मई 2025, तो कल्याण चौबे, क्या नाम इनका, कल्याण चौबे, कल्याण चौबे आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चे, कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के क्या हैं, अध्यक्ष है। ठीक है बच्चे, उनका कार्य फुटबॉल नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन करना है। वह भारत में फुटबॉल के विकास और प्रमोशन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि बहुत अच्छा इन्होंने ये कार्य कर रहे हैं अभी अपने रोल को लेकर के। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अंगोला की रक्षा शक्तियों से आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार कितनी ऋण राशि प्रदान करेगी, यानी कि हाउ मच ऑफ द लोन
विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड टू अंगोला टू मॉडर्नाइज इट्स डिफेंस फोर्सेस। देखिए बच्चे, अंगोला, ठीक है, अंगोला की जो डिफेंस है ना, अंगोला की डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर है। तो भारत क्या है, इसने प्रॉमिस किया है कि भैया हम आपको 200 मिलियन डॉलर देंगे। अंगोला को कितना? 200 मिलियन डॉलर दिया जाएगा। और किसके द्वारा? भारत के द्वारा, ठीक है। और क्यों दिया जाएगा? तो अपनी आर्मी का वो क्या करेगा? आधुनिकीकरण करेगा, ठीक है बच्चे। क्या करेगा? आधुनिकीकरण अपनी फौज का करेगा, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो आर्मी का आधुनिकीकरण करेगा, इस वजह से उनको ये 200 मिलियन डॉलर दिया जा रहा है, ठीक है बच्चे। अब आर्मी का आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट हथियार खरीदेंगे, लेटेस्ट ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे, लेटेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे और लेटेस्ट जेट वेट खरीदेंगे, यही इनका काम होगा, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये रक्षा सहयोग यानी कि मिलिट्री कॉपरेशन भारत और अंगोला के बीच मजबूत संबंध को दिखाता है। दिखाया गई भाई साहब। तो विच इज द 123rd कंट्री टू साइन? 123वीं कंट्री कौन सी है साइन करने वाली? क्या साइन करने वाली? इंटरनेशनल सोलर अलियंस, इंटरनेशनल सोलर अलियंस, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो अंगोला ही है, अंगोला ही है इंटरनेशनल सोलर अलियंस। याद रखेंगे बच्चों, इंटरनेशनल सोलर अलियंस क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलियंस, ठीक है बच्चे, याद रखना। इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलियंस, ठीक है बच्चे, इंटरनेशनल सोलर अलियंस। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको हम आईएसए बोलते हैं। तो जापान के साथ मिल करके, ठीक है बच्चे, जापान के साथ मिल करके भारत ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें फ्रांस भी आया था, ठीक है, आगे चल के। लेकिन अभी बहुत सारी कंट्रीज आ चुकी हैं। इसमें 123वां मेंबर देखोगे अंगोला का, ठीक है। अंगोला कौन से नंबर पे है? तो 123वां नंबर पे है, ठीक है बच्चे, 123वां नंबर पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, याद रखना। यानी कि 123rd मेंबर के रूप में आप लोग इसे देखोगे, ठीक है बच्चे। यह वैश्विक और सौर ऊर्जा सहयोगों में शामिल होने वाला 123वां देश है। समझौते का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और स्थायी विकास को बढ़ावा देना। अक्षय ऊर्जा क्या होता है बच्चे? तो आप देखोगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चे। क्या? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारे पास सनलाइट हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। या फिर आप लोग देखोगे कोयले से हम लोग बनाएंगे। तो ये क्या है बच्चों? कोयले से तो खैर नहीं, ठीक है, रिन्यूएबल, क्योंकि कोयला तो भाई खत्म हो जाएगा, है ना। रिन्यूएबल थर्मल थर्मल हीट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बनाएंगे। यानी कि जो भी चीजें हम लोग करें, पवन ऊर्जा बनाएंगे, वो दोबारा से दोबारा हम लोग क्रिएट कर सकें, वो एनर्जी होती है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो अंगोला ने इंटरनेशनल सोलर एलियंस के फ्रेमवर्क को समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा 123वां देश बन चुका है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां मैंने आपको बहुत सारे सवालों के प्रश्न दिए, प्रश्न के उत्तर दिए, बहुत सारे आपको टॉपिक समझाने की कोशिश की। बच्चों ये एक रिवीजन है, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो आपको यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन के तरीके से ही चलना पड़ेगा। तो चहल एकेडमी के मेरे संग पहल में जुड़े जरूर, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा लक्ष्य है। मिलेंगे अगले और एक शानदार सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।